आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल। हमने देखा कि अल्कोहल और फेनॉल में जो अल्कोहल होता है वो एक वीक एसिड होता है, इवन वीकर देन वाटर। क्यों? ड्यू टू प्लस आई ग्रुप। ड्यू टू प्लस आई ग्रुप होता है। CH3 ग्रुप जो होता है अल्काइल ग्रुप अल्कोहल में, वो प्लस आई ग्रुप होता है, और प्लस आई ग्रुप एसिडिक नेचर को, स्ट्रेंथ को कम कर देता है। जबकि फेनॉल के बारे में हमने देखा कि फेनॉल में क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ माइनस आई लगा हुआ रहता है, और माइनस आई लगा होने के कारण वो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है फेनॉल के केस में। चलिए, तो फेनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड भी होता है। देखिए, ये आपके पास बेंजीन रिंग है और उसमें आपके पास O के साथ H लगा हुआ है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, इस प्रकार से। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। साथ ही साथ ये बेंजीन रिंग इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिस कारण से इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है। यानी ये बेंजीन रिंग एक तो पहले से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का भूखा था, और उसके बाद बेंजीन उसका और इलेक्ट्रॉन खींच के इसकी भूख को और बढ़ा दिया। तो जब इसका भूख को डबल कर दिया, तो ये अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। और जैसे ही ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, कौन? ऑक्सीजन। वैसे ही बेंजीन रिंग में ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पहले से 2 लोन पेयर था और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया 100, और एक अपना इलेक्ट्रॉन उसका फ्री हो गया, और इस कारण से इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये बेंजीन रिंग पे क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? फेनॉक्साइड आयन बोलते हैं। और ये आपके पास फेनॉल है, ये जब अपना H+ आयन का त्याग कर दिया, प्लस H+ आयन बाहर निकल गया, तो जैसे ही यहाँ से H+ निकला, वैसे ऑक्सीजन पर माइनस आया। इस फेनॉल के मुकाबले ये फेनॉक्साइड आयन जो है, ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल दैन फेनॉल। क्यों? क्यों ज़्यादा स्टेबल है? एज इट हैज़ बेंजीन रिंग, इसके पास बेंजीन रिंग है, टू डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब फैलाने के लिए, भेजने के लिए, टू डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, जो भी ऑक्सीजन एटम है, उस ऑक्सीजन एटम पर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, उस नेगेटिव चार्ज को रिंग में रेजोनेंस के थ्रू फैला सकता है, एक जगह पर सवार नहीं रहेगा। और इस कारण से ये रेजोनेंस की वजह से ये अपने आप को, ये नेगेटिव आयन फेनॉक्साइड आयन अपने आप को स्टेबल बना सकता है। ठीक है, क्या बना सकता है? स्टेबल बना सकता है। चलिए, प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इसको कॉपी करिए। और इसी कारण से ये फेनॉल जो है, जब H+ का त्याग करने के बाद और ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है। ये जो फेनॉल है, जब अपने H+ आयन को लूज कर रहा है, तो लूज करने से और ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है, तो ये बहुत तेज़ी से लूज करना चाहेगा, और इसीलिए बहुत तेज़ी से H+ आयन का लूज करता है, और इसीलिए फेनॉल जो है वो एसिडिक नेचर शो करता है। चले आगे देखिए। अब नेक्स्ट क्या है? अच्छा सर, हम कैसे जानेंगे सर कि कौन कौन -I ग्रुप है और कौन कौन +I ग्रुप है? तो कुछ मैं -I और +I ग्रुप का नाम बता देता हूँ। कैसे जानेंगे कौन इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है? तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप में से कहीं भी अगर आपको दिखाई दे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का समूह, जैसे कि COOH, जैसे कि CN दिखाई दिया, जैसे कि अल्कोहल दिखाई दिया, जैसे कि NO2 दिखाई दे, है ना, इसी प्रकार जैसे NF3 दिखाई दे, है ना, इसी प्रकार सल्फोनिक ग्रुप दिखाई दे SO3H, इसी प्रकार से CHO एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे, तो इस प्रकार का ग्रुप अगर दिखाई, इसी प्रकार अगर हैलोजन दिखाई दे, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हैं सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देख रहे हैं सब में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
सब में भरा हुआ है। तो जिसमें अगर ऑक्सीजन दिखाई दे, नाइट्रोजन दिखाई दे, सल्फर दिखाई दे, फ्लोरीन दिखाई दे, तो समझ जाना कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। वो जिसके भी पास रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसके अलावा बेंजीन रिंग अगर कहीं है, देखो ये माइनस नहीं है, ये डैश लगा हुआ है, ये बॉन्ड है ना। इसी प्रकार अगर कहीं बेंजीन रिंग दिखाई दे, समझ जाना कि वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ठीक है, ये सब मोटा मोटी एक लिस्ट आपको सिखाएंगे। जब एमीन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको एक लिस्ट देंगे कि हम पूरा याद रखना सिखाएंगे 20-25 माइनस आई ग्रुप। फिलहाल काम चलाने के लिए अभी आप यहाँ रखिए। इसी प्रकार प्लस आई ग्रुप जो है, ये कहीं भी अगर आपको मिथाइल ग्रुप दिखाई दे, कहीं भी आपको अगर इथाइल ग्रुप दिखाई दे, या कहीं पर आपको मिथॉक्सी ग्रुप दिखाई दे, है ना, या नेगेटिव चार्ज वाला दिखाई दे, COO माइनस का चार्ज है ये, COO माइनस दिखाई दे, O माइनस का चार्ज दिखाई दे, है ना, इस प्रकार का। इसी प्रकार यहाँ पर हो गया। तो ये सब जो है माइनस वाला, जिसके पास माइनस है मतलब वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो, तो वो इलेक्ट्रॉन और लेगा। जिसके पास पहले से माइनस है, क्या वो और ज्यादा माइनस लेगा? नहीं, वो तो देगा ना, तो वो देगा, इसलिए ये सब देने वाला स्पीसीज है। तो कहीं भी अगर OCH3 दिखाई दे, CH2, इसी प्रकार से NH2 ग्रुप अगर दिखाई दे तो NH2 भी देने वाला ही जनरली रहता है। तो इस प्रकार से ये सब ग्रुप जो है प्लस आई ग्रुप की श्रेणी में आते हैं। तो प्लस आई ग्रुप कौन कौन से हैं, माइनस आई ग्रुप कौन कौन से हैं, मोटा मोटी लिख लीजिएगा, तब जा करके आप पता कर पाएंगे कि कौन एसिड स्ट्रांग है, कौन एसिड वीक है, जब कंपैरिजन करने के लिए आएगा तब। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है विच वन इज मोर एसिडिक। तो आपको हम क्या बताए अभी, एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए ये देखना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। माइनस मतलब खींचने वाला, आई मतलब इंडक्टिव ग्रुप, और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। यदि किसी कंपाउंड में प्लस आई ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आ जाए, तो वो एसिड के स्ट्रेंथ को घटा देता है, और जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप आएगा वो एसिड के स्ट्रेंथ को उतना ज्यादा बढ़ा देगा। तो यहाँ पर देखो बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, सब जगह OH लगा हुआ है, यहाँ भी OH लगा हुआ है, यहाँ भी OH लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये माइनस आई ग्रुप है, बेंजीन रिंग बताया गया। अभी देखो बताया गया ना, बेंजीन रिंग अगर रहेगा तो कैसा ग्रुप रहेगा, माइनस आई रहेगा। अच्छा, इसी प्रकार से यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो NO2 जो होता है ये भी माइनस आई है, और बेंजीन भी माइनस आई है, जबकि यहाँ पर CH3 ग्रुप जो है वो प्लस आई ग्रुप है, और ये जो बेंजीन रिंग है वो माइनस आई ग्रुप है। अब आपको कंपेयर करना है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो जिसके पास देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, जिसके पास जितना ज्यादा माइनस आई होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर इसको हम A नंबर दें, इसको हम B नंबर दें, और इस कंपाउंड को अगर C नंबर दें, तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखने की बारी आएगी तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड B है। क्यों? क्योंकि B के पास दो माइनस आई है, उसके बाद कौन है, एक A है, और उसके बाद कौन है, C। सर तो A और C दोनों के पास तो एक एक माइनस आई है, लेकिन इसके पास प्लस आई भी तो है, और प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए जहर है। जितना ज्यादा प्लस आई होगा वो एसिड के स्ट्रेंथ को उतना ही ज्यादा कम कर देगा, और इस कारण से यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड B होगा, क्योंकि इसके पास दो माइनस आई है। क्लियर है? चलो नोट डाउन करो, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, जितना ज्यादा माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। चलो अब यहाँ पूछा है माइनस, देखो NO2 माइनस आई है, बेंजीन रिंग माइनस आई है, माइनस आई है, और NO2 माइनस आई है, बेंजीन रिंग माइनस आई है, और NO2 माइनस आई है, तीनों माइनस आई है यहाँ पर, मतलब तीनों में माइनस आई सेम है। यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, सबके पास माइनस आई माइनस आई माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन एक जगह ऑर्थो पर लगा है, कहीं मेटा पर लगा है, कहीं पारा पर लगा है। यानी आपने क्या देखा कि पोजीशन भी मैटर करता है। तो एक बात समझ लेना, अगर माइनस आई ग्रुप ऑर्थो और पारा पर लगा हो, माइनस आई ग्रुप ऑर्थो और पारा पर लगा हो, तो वो रेजोनेंस वहां पे ऑर्थो और पारा पर ज्यादा होता है। तो थोड़ी देर के लिए समझना कि माइनस आई ग्रुप अगर पारा पोजीशन पर होगा तो इसका नाम माइनस आर ग्रुप भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, माइनस आई को हम क्या कहेंगे, आर मतलब रेजोनेटिंग इफेक्ट,
यानी पारा पोजीशन पर रहेगा तो इस माइनस आई का पावर बढ़ जाएगा, लेकिन मेटा पर रहेगा तो माइनस आई मेटा पर कोई खास इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, रोल प्ले कर पाएगा। लेकिन इसी प्रकार माइनस आई यहाँ पर ऑर्थो पर भी लगा हुआ है, इसी कारण से माइनस आर ग्रुप यहाँ पर भी लगा हुआ है और माइनस आर ग्रुप यहाँ पर भी लगा हुआ है, ऑर्थो और पारा पर। लेकिन पारा वाला माइनस आर ज्यादा पावरफुल होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर। अगर माइनस आई ग्रुप ऑर्थो और पारा पर रहेगा तो उसके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जो ऑर्थो और पारा पर माइनस आई रहता है तो उसी का नाम थोड़े देर के लिए समझिए कि माइनस आर हो जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट पारा पोजीशन पर होता है, इसीलिए इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा बी। बी में मेटा पोजीशन पर नाइट्रो है तो मेटा पर रेजोनेंस का इंपैक्ट नहीं होता है और इसी कारण से ये माइनस आई का ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन खींचने में ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएगा। जब रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पर जमा होगा या पारा पर जमा होगा, मेटा पर तो जमा नहीं होगा। तो ये मेटा पर है तो जरूर, ताक रहा है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा तो खींच के निकलेगा क्या। तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस आई तो है, लेकिन जितना अच्छा पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा जल्दी इसको मिलेगा और लेके निकल जाएगा। ऑर्थो पे जमा होगा इलेक्ट्रॉन तुरंत लेके निकल जाएगा, लेकिन ये देखता रह जाएगा टुकुर टुकुर और इसको मिलेगा नहीं। और इसी कारण से यहाँ पे माइनस आर नहीं लग रहा है, सिर्फ ऑर्थो और पारा पर लग रहा है। और सबसे ज्यादा पारा पर खींचने की क्षमता होती है, इसीलिए पारा वाला का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हमको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम लिखेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड सी होता है, उसके बाद ए होता है और उसके बाद कौन होता है, बी होता है। नोट डाउन करिए। इसी प्रकार से ये कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पर एक नाइट्रो है, यहाँ 2 नाइट्रो, यहाँ 3 है, तो आप खुद समझ जाइए। जितना ज्यादा माइनस आई रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। तो इसका नाम हमने दिया बी और इसका नाम दिया हमने सी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा, सी, उसके बाद कौन हो जाएगा, बी, उसके बाद कौन हो जाएगा, ए, क्योंकि इसके पास 3 माइनस आई है फेनॉल में, यहाँ 2 माइनस आई है और यहाँ 1 माइनस आई है नाइट्रो। तो जितना ज्यादा माइनस आई, हाँ अगर बेंजीन को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, आप ठीक सोच रहे हैं। अगर यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा इसी के पास ना माइनस आई है। और अभी क्या बताया गया, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, और इसीलिए इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। अगला विच वन इज, देखो यहाँ प्लस आई लगा हुआ है, CH3 ग्रुप जो होता है वो प्लस आई है, लेकिन पारा पोजीशन पर लगा है इसलिए प्लस आर। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सिर्फ प्लस आई है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस आई भी है, और पारा ऑर्थो पर है इसलिए प्लस आर भी है। और एक बात समझ लो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर, यानी जितना अच्छा प्लस आई ग्रुप रहेगा, जितना अच्छा जगह पर रहेगा वो उतना कमजोर कर देगा उसको, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आर और पारा वाला सबसे ज्यादा। तो अगर इसको हम अगर ए नंबर बोले, इसको अगर बी नंबर बोले, तो इसको नंबर सी नंबर बोले, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बी वाला होगा। क्यों, क्योंकि प्लस आई तो यहाँ है, लेकिन इस प्लस आई का पावर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, प्लस आई होते हुए भी ये इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है। इसीलिए प्लस आई तो जहर होता है ना एसिड के लिए, तो यानी प्लस आई तो है बस दिखाने के लिए है, या बहुत कम पावर है इसका खींचने में, मतलब इलेक्ट्रॉन देने में, बढ़ाने में इसका योगदान बहुत कम होगा मेटा पोजीशन से, इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बी होगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, ए, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर पारा वाले पर होता है, यानी सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन दे करके इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। और उसके बाद कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो एक बात आप समझ लीजिए कि अगर किसी का मान लो, जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर बना के दिया हो, 4 कंपाउंड दिया हो और सभी का पीएच का वैल्यू दिया हुआ हो, तो जिसका पीएच का मान जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर, ना 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 गलत है ये, या सुधारो इसको, यहाँ पीएच का मान अगर ज्यादा रहेगा तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। पीएच का मान अगर किसी का ज्यादा है, देखो 7 से जितना कम रहेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो पीएच का मान अगर ज्यादा है तो एसिडिक नेचर कम है। लेकिन pKa, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन या
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जितना ज़्यादा पीएच का वैल्यू होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम हो जाएगा, उल्टा करना है, ठीक है। और पी के ए कहीं लिखा है तो इसका मतलब है पावर ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट। पी का मतलब क्या है? पावर ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिटी जितना ज़्यादा पी के ए रहेगा, हाँ ठीक है, उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। यानी पीएच और पी के ए उल्टा चलता है, अगर पीएच ज़्यादा तो एसिडिक नेचर कम, लेकिन अगर पी के ए ज़्यादा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा। तो 4 कंपाउंड दिया रहेगा और चारों का पी के ए का मान दिया रहेगा, तो जिसका पी के ए का मान ज़्यादा रहेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, परंतु उन चारों में जिसका पीएच का मान ज़्यादा होगा वो सबसे वीक एसिड माना जाएगा। तो पीएच और पी के ए दोनों एक दूसरे के विपरीत वैल्यूज देते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा पीएच उतना कम स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज़्यादा पी के ए उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, उल्टा। नोट डाउन कर लेना, इसको कहीं नोट करके लिख लेना, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। 4 कंपाउंड दे देगा, चारों का वैल्यू दे देगा। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फेनॉल? अच्छा, अल्कोहल और फेनॉल में अंतर ज्ञात करना है, तो पहला टेस्ट करेंगे FeCl3 टेस्ट। पहला है बाई FeCl3 टेस्ट, बाई FeCl3 टेस्ट। FeCl3 टेस्ट को प्यारे कहा जाता है फेरिक्लोराइड। FeCl3 को क्या पढ़ते हैं जी? फेरिक्लोराइड पढ़ते हैं इसको, फेरिक्लोराइड। और FeCl3 टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा? मान लीजिए आपके पास है C6H5OH यानी फेनॉल है, तो उसके साथ डालना पड़ेगा FeCl3। अब चूंकि यहाँ पर FeCl3 में क्लोरीन की संख्या 3 है, तो यहाँ पर ये फेनॉल है, एसिड है, यानी H+ का त्याग करेगा। तो कितना H+ का त्याग करेगा? एक मॉलिक्यूल है तो एक ही H+ का त्याग करेगा, और यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो 3 HCl बनना है। तो जब 3 HCl बनना है तो 3 HCl कैसे बनेगा? जब 3 H+ का त्याग करेगा तब ना 3 HCl बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 HCl लिखा हुआ है, 3 HCl नहीं दिख रहा है, हटाओ इसको। तो अब कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पे 3 HCl बनना है, इसका मतलब इसका कितना मॉलिक्यूल रहेगा? 3 रहेगा। तो 3 मॉलिक्यूल रहेगा तो क्या बनेगा? C6H5O माइनस का होल थ्राइस Fe3+, और साथ में क्या बाहर होगा? 3 HCl बाहर होगा, और ये जो कलर बनेगा इसका वो वायलेट कलर बनेगा। और ये जो फेनॉल होता है ये बिल्कुल कलरलेस होता है, या ऐसा समझ लीजिए कि आइस की तरह होता है, पहले ही बताए हैं, कलरलेस, जस्ट लाइक आइस, जस्ट लाइक आइस, बर्फ की तरह होता है। चूर, अगर बर्फ को चूर कर दिया जाए तो वैसा दिखता है ये फेनॉल, लेकिन जैसे ही उसमें FeCl3 डालेंगे, फेरिक्लोराइड डालेंगे, तो इसका जो कलर है वो किस कलर का हो जाएगा? जो कलरलेस था वो वायलेट कलर का हो जाएगा। सर ये वाला रिएक्शन नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखो ऐसे, C6H5OH फेनॉल का 3 मॉलिक्यूल है, तो C6H5O माइनस H+, C6H5O माइनस H+, C6H5O माइनस 3+, यानी 3 मॉलिक्यूल जो है, 3 मॉलिक्यूल जो है वो 3 H+ का त्याग किया, और FeCl3 है यानी Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, और ये तीनों के लिए बदले एक आया है Fe3+। तो प्यारे ये तीनों मिल करके कितना नेगेटिव देंगे? 3 नेगेटिव। नहीं समझ रहे हो? ये तीनों मिलकर कितना नेगेटिव देंगे? 3 नेगेटिव देंगे कि नहीं देंगे? तो 3 नेगेटिव को संतुष्ट करने के लिए अकेला एक आयरन 3 पॉजिटिव लेके आ रहा है, तो क्या दिक्कत है भैया? तो इस तीनों को मिलाकर होल थ्राइस लिखे हैं। अरे भाई जब 1 पे 1 माइनस है तो 3 पे 3 माइनस, और इस 3 माइनस को संतुष्ट करने के लिए अकेला आयरन पर्याप्त नहीं है, इसीलिए यहाँ थ्राइस और यहाँ Fe3+, और साथ में 3 H+ और साथ में 3 Cl माइनस, तो क्या बन गया? 3 HCl बनकर बाहर हो गया कि नहीं बाहर हो गया? और इसका जो कलर होगा इस कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स का, वो कैसा कलर होगा? वायलेट कंपाउंड होगा, वायलेट कलर, जो कि ये कलरलेस था और कलरलेस से वायलेट बन गया। कौन? फेनॉल। लेकिन ये वाला जो FeCl3 के साथ अल्कोहल ना कोई टेस्ट नहीं देता प्यारे, यानी कहने का मतलब है, अच्छा मैं कहना चाहता हूं बट, यहीं पे लिख देता हूं, बट अगर अल्कोहल है कोई भी, चाहे 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल में अगर FeCl3 डालेंगे तो FeCl3 अल्कोहल के साथ कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम एक कंटेनर में मेरे पास अल्कोहल रखा हुआ है और एक कंटेनर में मेरे पास फेनॉल रखा हुआ है, और हमको नहीं पता कि इसमें कौन अल्कोहल है और कौन फेनॉल है।
हम दोनों में FeCl3 डालेंगे, जिसका कलर चेंज हो जाएगा मतलब वो फेनॉल होगा, जिसका कलर चेंज नहीं होगा मतलब वो अल्कोहल रहा होगा। तो इस प्रकार आप अल्कोहल और फेनॉल को बड़ी आसानी से FeCl3 की मदद से पता कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। एक और टेस्ट हो सकता है, एक और टेस्ट हो सकता है इसमें। ये हो गया, पहला हो गया FeCl3 टेस्ट। एक और तरीके से हम इसको बता सकते हैं। दूसरा टेस्ट है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा टेस्ट होता है बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर करके भी हम टेस्ट कर सकते हैं, बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है? अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और उसमें अगर आपके पास OH है, फेनॉल है, ठीक है, और इसमें आप डाल देंगे ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का मतलब समझते हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ाए होंगे आपको। ब्रोमीन वाटर का मतलब है ब्रोमीन डालिए, साथ में वाटर डालिए और रूम टेम्परेचर रखिए 298 केल्विन। ऐसा करने से, क्योंकि वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है, बताए हैं वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए पूरे रिंग को पोलराइज कर देगा। और इसीलिए ऑर्थो पर, पारा पर और ऑर्थो पर तीनों जगह पर ब्रोमीन चला जाएगा एक साथ, और साथ में क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल बन जाएगा। क्यों जी? और ये आपके पास क्या है? फेनॉल। लेकिन अगर यही ब्रोमीन वाटर को, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है प्यारे, ठीक है, याद रखना, ब्रोमीन वाटर क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडेशन करा रहे हैं आप, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ब्रोमीन वाटर। लेकिन अगर यही रिएक्शन अल्कोहल में डाल, कोई भी अल्कोहल है और उसमें अगर आप ब्रोमीन डाल देंगे और वाटर डाल देंगे और टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे 298 केल्विन, लेकिन यहाँ अल्कोहल में कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन एक बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन वाटर, और इसीलिए वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए PCC चाहिए, PDC चाहिए, या फिर जोन्स रिएजेंट चाहिए। पढ़ाया गया है आपको 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए, कीटोन बनाने के लिए 2 डिग्री से। तो ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन वाटर फेनॉल को तो चेंज कर देगा लेकिन अल्कोहल को चेंज नहीं कर पाएगा। और इस प्रकार बड़ी ही सरलता से हम लोग 2 टेस्ट की मदद से अल्कोहल और फेनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो इसको भी। चलें आगे। अब क्वेश्चन कहता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ये वाला टेस्ट कैसे करेंगे? डिस्टिंग्विश का मतलब होता है बच्चों अंतर ज्ञात करना। तो आपके पास एक कंटेनर है और उसमें अल्कोहल रखा हुआ है, एक दूसरा कंटेनर है इसमें भी अल्कोहल रखा हुआ है, और सब एक जैसा दिखेगा, स्मेल भी एक जैसा करेगा। सर तो बीटा कार्बन से नहीं पता करेंगे? अरे बीटा कार्बन खाली कागज कलम पे पहचानने के लिए ना, कंपाउंड जो लिक्विड स्टेट में रहेगा उसको कैसे पहचानोगे? उसमें कहाँ तुमको बीटा कार्बन दिखेगा? तो फिर उसके लिए क्या करेंगे सर? तो 3 गिलास में अल्कोहल रखा हुआ है और ये तय है, हमको भी नहीं पता कि इसमें कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। ठीक है, ये तीनों 3 डिग्री है क्या, तीनों 2 डिग्री है क्या, तीनों 1 डिग्री है क्या, हमको कुछ नहीं पता है। बस खाली बोला है कि अल्कोहल है और पता करना है कि इसमें कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहला टेस्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, लूकस टेस्ट। हेलो एल्केन में भी पढ़े हैं आप लोग, लूकस टेस्ट। और इसके लिए लूकस टेस्ट के लिए रिएजेंट क्या होता है, जिसको हम लूकस रिएजेंट कहते हैं। इसके लिए जो रिएजेंट होता है वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2। क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2, और साथ में होता है HCl। अब अगर मान लीजिए आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, क्या है आपके पास? 3 डिग्री अल्कोहल, और इसमें आप डालोगे क्या? एनहाइड्रस ZnCl2 और साथ में HCl। तो 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। माने जहां OH है ना, देखो ऐसा होता क्या है ना प्यारे, आपके पास ROH है और यहां पर आप डाल रहे हो HCl और साथ में डाल रहे हो ZnCl2। तो ये ROH जो है ना वो RCl बन जाएगा और H और OH मिलके ना H2O बन जाएगा। ये हो रहा है। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा और ये टर्बिडिटी शो करेगा। टर्बिडिटी मतलब झाग, उफान। सो टर्बिडिटी इमीडिएटली, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट करेगा। क्यों करेगा? ये पढ़ाया हुआ है हेलो एल्केन हेलो एरिन में। 3 डिग्री अल्कोहल HCl के साथ, ये कमजोर है HCl, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। और यहाँ पे कैटलिस्ट डाला हुआ है ZnCl2। तो टर्बिडिटी मतलब झाग, उफान, और बहुत तेजी से जो अल्कोहल है वो अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाएगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है प्यारे, 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल में HCl डालोगे और ZnCl2 डालोगे तो यहां पर ये 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो बनेगा, लेकिन यहां की तरह तुरंत झाग नहीं आएगा।
यहाँ पर आपको टर्बिडिटी जो है, उफान जो है, झाग जो देखने को मिलेगा, इसमें थोड़ा 5 मिनट का समय लग जाएगा। विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंतराल के बाद ही आपको झाग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल में आप सेम रिएजेंट डालेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल स्लो रिएक्ट करता है और HCl भी स्लो रिएक्शन करता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा तो जरूर, बहुत टाइम लगेगा, परंतु यहाँ पर कोई भी टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी उफान देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी आपको झाग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो। यानी इन तीनों अल्कोहल में हम यही रिएजेंट डालेंगे HCl प्लस ZnCl2 और जिसमें बहुत तेजी से झाग आ जाएगा। हम समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और अगर बहुत तेजी से झाग नहीं आएगा, झाग आएगा ही नहीं, तो समझ जाएंगे 1 डिग्री अल्कोहल है। 5 मिनट समय लगेगा झाग आने में, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। इस प्रकार बड़ी ही आसानी से लुकस टेस्ट की मदद से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को बड़ी सरलता से पहचान सकते हैं। चलो नोट डाउन करो इसको। अल्कोहल का तीनों का स्मेल एक जैसा होगा, बिल्कुल कलरलेस, पानी जैसा दिखाई देगा। अच्छा, एक और टेस्ट होता है इसमें, तो अभी एक टेस्ट हुआ है, एक और टेस्ट होगा अभी इसमें। दूसरा टेस्ट एक और कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, 2 टेस्ट की मदद से हम लोग पता करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। विक्टर मेयर टेस्ट का रिएजेंट क्या होता है सर? तो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। एक तो हो सकता है आपके पास एसिड हो, कोई भी एसिड, HI प्लस सिल्वर नाइट्रेट होना जरूरी है, इसको हम कहते हैं सॉल्ट। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। और HI क्या है? एसिड। और साथ में बेस होना चाहिए, KOH, NaOH भी चलेगा, माने कोई भी बेस भी होना चाहिए। आप देख रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, एसिड का, बेस का और साथ ही साथ सॉल्ट का। ये तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन विक्टर मेयर रिएजेंट में पाए जाते हैं। अब आप क्या करोगे, जैसे ही अगर आपके पास अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल में आप डालोगे, क्या डालोगे? HI, साथ में डालोगे AgNO3 और साथ में डालोगे KOH। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो जो अल्कोहल कलरलेस होता है और उसमें सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही पड़ेगा वैसे ही वो अल्कोहल रेड कलर अगर दे दिया तो समझ जाना कि 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल जो कि कलरलेस ये भी होता है, सब अल्कोहल कलरलेस होता है, ठीक है। और इसमें आप डालोगे HI डालोगे, AgNO3 डालोगे और KOH डालोगे तो रेड कलर नहीं देगा ये, इस बार क्या देगा? 2 डिग्री अल्कोहल है तो ब्लू कलर देगा, ठीक है। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ उल्टा है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है और इसमें अगर यही रिएजेंट डालोगे HI, AgNO3 और साथ में KOH, तो यहाँ पर कोई भी कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई कलर नहीं दिखा मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर रेड कलर दिखा मतलब 1 डिग्री है और ब्लू कलर दिखा मतलब 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इस प्रकार विक्टर मेयर टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट की मदद से हम पता कर सकते हैं कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री और कौन 3 डिग्री है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फेनॉल से बनाना है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है? फेनॉल से क्लोरोबेंजीन। तो यार ये तो अच्छा, तो क्या दिक्कत है भैया? तो फेनॉल आपके पास है, इसमें डाल दो ना जिंक डस्ट। जिंक डस्ट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? फेनॉल से बेंजीन बन जाएगा। और फिर इसमें क्या कर देंगे बताओ? इसका हैलोजिनेशन कर देंगे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताएं? AlCl3, FeCl3, है ना। कोई भी लिविस एसिड, सनलाइट तो यहाँ काम करेगा नहीं, तो इस प्रकार बेंजीन रिंग में क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। तो अगर आपके पास फेनॉल है तो पहले इसको हटा लो जिंक डस्ट से, और जैसे ही हटाओगे तो यहाँ बेंजीन बन जाएगा। अब इसका यहाँ स्टेप में क्या कर रहे हैं? हैलोजिनेशन। तो कभी भी अगर बेंजीन रिंग में हैलोजन जोड़ना हो तो सनलाइट नहीं चाहिए, AlCl3 या FeCl3 जैसे लिविस एसिड की जरूरत पड़ती है। और ये लिविस एसिड क्या करेगा? बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और इस प्रकार बड़ी सरलता से आप फेनॉल से क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। लिखिए